सुखी परिवार के निर्माण के लिए मेरी समझ से 5 सिद्धांतों को वहां पर लागू कर दिया जाना चाहिए। पहला सिद्धांत है समायोजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एडजस्टमेंट का सिद्धांत। परिवार में बराबर के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, घर पर आने वाले मेहमान भी हैं, लेकिन इन सब से पहले जिसकी जरूरत है वो है बराबर वाले सभी लोगों के बीच में समायोजन के सिद्धांत को लागू किया जाए। समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना। अब जरा सोच लो, सासू माँ तो है 9 इंच का पांव और बहू है 7 इंच का जूता, एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? या आपने कहा जूता तो एडजस्ट नहीं होगा। सासू माँ क्या है? 9 इंच का पांव और बहू क्या है? 7 इंच का जूता। अब रोजाना झगड़े चलते रहेंगे, रोजाना घर में कलह चलती रहेगी। नरक कहीं पाताल में नहीं होता, व्यक्ति के अपने घर में ही नरक पलता है, वहां नरक होता है, उस घर में नरक होता है जहां पर समायोजन का सिद्धांत लागू नहीं होता। एक का पांव 9 इंच का और दूसरे का जूता 7 इंच का, रोज ही तकरार चलती रहेगी। इसीलिए कहूंगा, जब शादी करो ना तो पंडित जी के पास जाकर छोरा और छोरी की जन्म कुंडली मत मिलाइएगा। किसकी? सास और बहू की जन्म कुंडली मिला लीजिएगा। छोरा तो जैसी भी है चला लेगा, पर घर में तो वो कहते थानेदार साहब है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं भाई। वो कहते हैं घर में तो थानेदार के पास रहता है ना सिपाही को, तो घर में थानेदार के पास में रहना है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज लागू करनी जरूरी है, वो है सबसे पहले घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए समायोजन से बढ़कर कोई पॉजिटिविटी होती भी नहीं है। समायोजन का ही दूसरा नाम सकारात्मकता है। हम लोग चश्मा तो ले आते हैं गोल्डन, पर कांच लगा लेते हैं दूसरे नंबर का। तो भाई केवल गोल्डन फ्रेम को लेकर करोगे क्या? भाई गोल्डन फ्रेम तो ले गए आ गए, पर कांच उसका सेट नहीं खा रहा है तो क्या किया जाएगा? इसलिए गोल्डन फ्रेम से कहीं ज्यादा जरूरी है कि ग्लास का नंबर हमारा सेट हो जाना चाहिए। समायोजन घर में, परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हम समायोजन करना नहीं जानते तो घर को टूटने के लिए बुलडोजर की जरूरत नहीं होती है। सुई से भी खोदना शुरू करें ना। मिनख अगर कुआं खोदने के लिए लग जाए तो महीना भर लगा देंगे, पर महिलाएं अगर घर को तोड़ने में लग जाए तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि भाई पहले सब साथ रहते थे, माँ बाप के साथ रहते थे, एक पूरा परिवार रहता था, पर घर में 3 बहुएं आई और तुम मैं तेरी, मेरी और मारो और थारो, ये मेरा माल आया, ये तो मेरे पियर का माल है, ये तो तुम्हारा है, और ये सब स्वार्थ की वृत्तियां वहां पर पैदा हो जाती हैं। समायोजन जरूरी है। समायोजन का मतलब ही है कि हमने एक ऐसा पथ चुना है जिसमें संघर्ष नहीं बल्कि शांति का पथ है, उसका नाम है समायोजन। हमने एडजस्ट करना सीख लिया, हमने छोटे भाई के मैसेज के साथ भी एडजस्ट करना सीख लिया। बहू आई, आप बहुत देखभाल कर लाए होंगे, पर अब उसकी प्रकृति ऐसी निकल गई तो रोज रोज का आतंक घर में पैदा करने की बजाय क्या करो? एडजस्ट, समायोजन। पति पत्नी हैं, लेकर आ गए। अब आप भी सोचते थे कि मेरा पति ऐसा होगा, राजकुमार होगा, पर निकल गया छाती कूटा, तो अब क्या करो? पियर जाके बैठ जाओ? क्या करो? एडजस्ट। समायोजन जरूरी है। इसलिए जब शादी के लिए लड़का जब फेरा खाने के लिए जाए, उससे पहले मम्मी पापा अपने बेटे को बैठाकर एक बात जरूर सिखाए, और वो है समायोजन का सिद्धांत कि बेटा अब तुम एक पराई नारी के साथ
जिसका तेरे साथ ना तो कोई खून का संबंध है, ना विचारों का मेल है, अब तुम्हें उसके साथ जीना है, उसके साथ जीना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुके। अकेले तुम सोचोगे मैं ही झुकूं तो वो माथे चढ़ जाएगी। तुम सोचो कि वो झुके तो बेचारी दब करके वो घर में नहीं आएगी, वो कब्रिस्तान में चली आएगी कि वहां तो दब दब करके उसका कब्रगाह बन गया। हाथ को ऊपर उठाओ और ऊपर उठाकर इसमें देखो क्या चीज सेट करनी पड़ेगी? समायोजन। अब देखो घर में कहाँ कहाँ की ज़रूरत है, किस किस के साथ मुझे ज़रूरत है। अभी घर में कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जिनके साथ मेरी कभी तकरार हो जाती है, कभी तू मैं हो जाती है, कभी मैं उसे डांट देता हूँ या कभी वो मुझे डांट देती है, या कौन से ऐसे मेंबर हैं उनके साथ केवल एक ही चीज़ लागू करने की ज़रूरत है और वो है समायोजन। मैंने सुना है कि भगवान महावीर जब उपदेश देते थे तो वे बहुत बड़े स्वर्ण मंडप पर बैठा करते थे, जिसे समवस्रण कहा जाता है। कहते हैं कि जहां उनका समवस्रण लगता था, देशना दी जाती थी, वहां बगल में तालाब हुआ ही करता था और उनकी देशना सुनने के लिए केवल इंसान नहीं बल्कि जीव जंतु भी आया करते थे। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब देखो समायोजन क्या होता था वहां पर। वहां उसी सभा मंडप में मनुष्य भी बैठते थे, उसी सभा मंडप में देवता गण भी बैठते थे और उसी सभा मंडप में पशु वृंद भी होते थे। तीनों के बीच में समायोजन। समायोजन का दूसरा उदाहरण ये समझिए कि जब देशना सुनने के बाद शेर और गाय दोनों पानी पीने के लिए तालाब पर जाते थे तो इतना अद्भुत समायोजन होता था। अहिंसा इतना जीवंत हो जाया करती थी कि वे भी अपने हिंसक भाव भूल जाते और तालाब पर साथ साथ पानी पी लिया करते थे। ये अद्भुत समायोजन होता था। अरे शेर और गाय एक साथ पानी पीने का समायोजन बैठाया जा सकता है तो सास और बहू का, देवरानी और जेठानी का, पति और पत्नी का फिर समायोजन क्यों नहीं बैठाया जा सकता? आजकल ये बात काफ़ी सुनने में आती है कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तलाकनामा होने लग गया। जब भी सुनता हूँ तलाकनामा हो रहा है, कई लोग जब हमारे पास लेकर आते हैं, सब समझाइए, इनको समझाइए, ये कीजिए वो कीजिए, तो मैं उन्हें बैठा कर प्यार से समझाता हूँ और उनसे कहता हूँ बेटा एक बात बताओ, तुम इसे छोड़ना चाहते हो, चलो छोड़ दो, पर मुझे एक बात बताओ, इसे छोड़ने के बाद, मुक्त होने के बाद क्या तुम जिंदगी भर अब बिना पति या बिना पत्नी के रहोगे? बोले नहीं नहीं, सब शादी तो दूसरी करूँगा। मैं उन्हें फिर समझाता हूँ, आप कहते मैं शादी तो दूसरी करूँगा, अब ये कौन सी गारंटी है कि दूसरी जो शादी करोगे वो इससे बेटर आएगी? अरे भाग्य में तो तेरी यही लिखी थी ना, अब जो दूसरी आएगी उससे बेटर नहीं आएगी। उसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरा मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा? बोले नहीं, गारंटी तो नहीं है कि दूसरा जो मिलेगा या मिलेगी वो बिल्कुल सही होगी। तो भाई पहली को भी तो तू ढूंढा के लाया है, चाहे तेरे घर वालों ने ढूंढा होगा या तूने खुद ने ढूंढा होगा, पर ढूंढा के लाया है, मिला वही ना जो तेरे भाग्य में था। तो बोले फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा तू दूसरी लाएगा, उसकी जितनी आरती उतारेगा उतनी से आधी भी अगर इसकी आरती उतार ले तो गोटी सेट हो जाएगी। अभी मैंने देखा तो यहीं पास में ही एक भाई साहब रहते हैं। अब उनका 15 साल पहले करीब अपनी पति पत्नी के बीच में असमायोजन हो गया, असंतुलन हो गया, तो 15 साल बिना पत्नी के रहना पड़ा। उन्होंने शादी की है तो शायद वो पुरुष की उम्र अभी इस समय 52-55 के होंगे। तो अब मैं देखता हूँ, हालांकि
पत्नी पहले वाली भी अच्छी थी और अब जो आई है वो भी अच्छी है, पहले वाली भी धार्मिक थी और अब वाली भी धार्मिक है, लेकिन बीच में 15 साल का वियोग भाग्य में लिखा हुआ था। अब मैं देखता हूँ वो जो नई पत्नी आई है उनकी बिल्कुल हाजिरी में हाजिर खड़े रहते हैं। जैसा वो कहती है तहत, जैसे हमारा सब लोगों को कहते हैं तहत बाप जी, तहत बाप जी, जो आज्ञा आपकी, जो आज्ञा वो सब तहत, तो वैसे ही अब वो हर समय उनकी तहत, जो तू कहती है उसमें तहत। मैं केवल ये बात अब समझना और समझाना चाहूँगा कि जो समायोजन हमने आज किया है वही समायोजन अगर हम 15 साल पहले कर लेते तो तुम्हें इधर उधर धक्के नहीं खाना पड़ता। इसलिए परिवार में एक सुखी परिवार का निर्माण करने के लिए पहला सिद्धांत लागू हो जाना चाहिए और वह है समायोजन का सिद्धांत, एडजस्ट होने का सिद्धांत। थोड़ा मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, थोड़ा तुम एडजस्ट हो जाओ। और अगर वो सोच ले मैं तो एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं पति परमेश्वराय नमो नमः, तो फिर क्या होगा? वो छोड़ छुड़ा के भाग जाएगी। तो फिर तकलीफ किसको होगी? तुम्हें होगी कि उसको होगी? अरे उससे होगी, उससे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ होगी ना, क्योंकि छोड़ के तो तुम्हारे घर से गई है, तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। याद आ रही है मुझे घटना, कैसे एडजस्ट किया जाए। पर आज जब समायोजन का सिद्धांत लागू करने की बात कर रहा हूं, एक सुखी परिवार के निर्माण के लिए, एक हैप्पी फैमिली के निर्माण के लिए, तो कबीर जी की एक खास घटना सुमिरन में आ रही है, याद आ रही है। और घटना ये है कि एक बार कोई युवक कबीर दास जी के पास आया और जाकर कहा कि कबीर दास जी, मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, मेरे घर में मेरा तनाव बहुत बना हुआ रहता है, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ तनाव बहुत बना हुआ रहता है, मैं क्या करूं कि जिससे मेरा तनाव खत्म हो जाए। बोले अच्छा भाई बैठो। कबीर दास जी ने उनको जो सिद्धांत सिखाया था उसका नाम है समायोजन का सिद्धांत। तो पास में बैठाया और अपनी पत्नी को आवाज दी, दोपहर के 2 बजे, अरे जरा दीपक जला के लाना। तो वो पास बैठा, चौंका। दोपहर में 2 बजे तावड़ा चमक रहा है, तावड़ा तप रहा है, और ये कबीर दास जी कह रहे कि दीपक जला के लाना, तो एक लालटेन, एक कंदील जला के लाना। तो अंदर से पत्नी ने आवाज दिया, जी अभी लेकर के आई। और वो झट से एक दीपक जला करके ला करके कबीर दास जी के सामने रख दिया। कबीर दास जी ने कहा यहाँ रख दो, और उसने ला करके दीपक रख दिया। तभी कबीर दास जी ने कहा कि एक काम करो, मेहमान आए हैं, इनके आतिथ्य सत्कार के लिए थोड़ी मिठाई लेकर के आ जाओ। वो अंदर जाती है और मिठाई के बदले में नमकीन की प्लेट भर के ले आती है और ला करके सामने रख देती है। और उस अतिथि से कहते हैं लीजिए नाश्ता ग्रहण कीजिए। वो आदमी कहता है कबीर दास जी आपका माथा खराब है क्या? बोले क्यों? बोले गजब का माहौल है, मेरे घर में ऐसा माहौल हो तो अब तक 3 बार लड़ाई हो जाए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपने दोपहर में 2 बजे दीपक जला के मंगवाया, आपको करना क्या दोपहर में 2 बजे? और आपने अपनी पत्नी से कहा कि मिठाई लेकर के आओ और वो मिठाई के बजाय नमकीन लेके आ गई, ये कौन सा तरीका हुआ? बोले यही है एक सुखी परिवार का आधार। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को कैसे जीना और रहना चाहिए, यही वो तरीका है कि जिससे व्यक्ति का परिवार सुखी परिवार बन सकता है। बोले मैं समझा नहीं। बोले बेटा मैंने मेरी पत्नी से कहा कि एक दीपक जला के लाओ, उसने एक बार भी क्वेश्चन खड़ा नहीं किया। थाने कर दो गई हैं, दीपक से ज्यादा अनंत गुना तो सूरज सामने चमक रहा है और आप दीपक मंगा रहे हैं। पर मेरी पत्नी ने एक बार भी क्वेश्चन खड़ा नहीं किया। मैंने कहा दीपक जला के लाओ, उसने कहा ठीक है अभी लेके आती हूँ। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे सोचने की बात है, मेरे पत्नी के सोचने की बात नहीं है। मैंने दीपक का कहा, वो दीपक जला के ले आई।
बोले अच्छा ये बात तो ठीक है, पर उसने आपने मिठाई का कहा, वो नमकीन ले आए, आपको बुरा नहीं लगा? भाई बुरा लगने की इसमें क्या बात है, मैंने मिठाई का कहा, हो सकता है घर में मिठाई नहीं होगी, तो घर में मिठाई नहीं होगी तो सेवइयाँ ले आई, वो नमकीन लेके आ गई, लेके तो आ गई ना, जो लेके आ गई मैंने उसी में ही खुशी मना ली, चलो नमकीन लेके आई, उसी से ही तुम्हारा सत्कार सम्मान कर देता हूँ। बेटा घर में जा, तनाव खत्म कर, टेंशन खत्म कर और इस तरह से समायोजन करने की कला को लागू कर। सुखी परिवार का पहला बिंदु है और वो है समायोजन। ताली एक हाथ से बजेगी या दोनों हाथों से? हैं? बजा के देख लो, शायद किसी को लगता है एक हाथ से मैं बजा लेता हूँगा। वो कहते हैं मैं तो ये चुटकी बजाता हूँ, तो बता अंगुली, एक अंगुली से चुटकी बजाई कि 2 अंगुली से? तो 2 अंगुली से। इसी का नाम तो समायोजन है कि किस मात्रा में ले जाके अंगुली से अंगुली को टच करूं, किस मात्रा में मैं यूं करूं ताकि वो चुटकी की आवाज़ आए, मैं किस तरह से करूं कि ताली की नाद गूंजे। समायोजन का नाम ही है सुखी परिवार का आधार। जो व्यक्ति समायोजन के सिद्धांत को घर में, परिवार में, ऑफिस में, अपनी निजी जीवन में जो लागू कर देता है, वह व्यक्ति संघर्ष से, झगड़े से, तनाव से, कलह से, आपसी दूरियों से हमेशा मुक्त बना हुआ रहता है। इसलिए पहला सिद्धांत लागू करो, नंबर 1, और वह है समायोजन का सिद्धांत। दूसरी बात, एक सुखी परिवार के निर्माण के लिए दूसरा बिंदु है और वो है संस्कार का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? संस्कार का सिद्धांत। बराबर के जितने लोग हैं उनके साथ समायोजन करो। पति पत्नी में समायोजन, देरानी जेठानी में समायोजन, सास बहू में समायोजन, पिता पुत्र में समायोजन, जवाई और ससुर में समायोजन, भाई और भाई में समायोजन। पर आने वाली पीढ़ी भी हमारे घर में रहती है, तो जिस दूसरे सिद्धांत को सुखी परिवार के लिए लागू करने की जरूरत है वो है संस्कारों का सिद्धांत। घर में कार हो चाहे ना हो, पर संस्कार तो होना ही चाहिए। अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं देंगे, उपहार नहीं देंगे, तो वो 2 दिन रोएंगे, पर संस्कार नहीं देंगे तो वो भी रोएंगे जिंदगी भर, हमें भी उनकी वजह से जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए केवल मंदिर में जाकर भगवान के नाम की अगरबत्ती मत जलाओ, बल्कि अपने घर में रहकर अपने आने वाली पीढ़ी के बीच में संस्कारों की अगरबत्ती जलाओ, ताकि उसकी अगरबत्ती की खुशबू उनके जीवन में भी व्याप्त हो और उसका सुख, उसकी सुगंध हम लोगों को भी प्राप्त हो सके। हमने अपना जीवन जिया, वो अपना जीवन जिएंगे। हम लोगों ने सुखी परिवार के नाम पर शिक्षा और संपत्ति पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया है, लेकिन सुखी परिवार केवल शिक्षा और संपत्ति से नहीं होता, बल्कि संस्कारों से परिवार का सुख निर्मित हुआ करता है। इसलिए संस्कारों का बीजारोपण परिवार के हर सदस्य में होना ही चाहिए। अच्छे संस्कार, अच्छी मर्यादाएं, अच्छे जीवन मूल्य, अच्छी गरिमाएं जो हम लोग पैतृक विरासत के रूप में अपने साथ लेकर आए हैं, बपौती के साथ हम लोग अपने साथ लेकर आए हैं, वो आने वाले कल के लिए भी तो उन्हें बोकर के चले जाओ। नहीं तो ऐसा होगा, हम तो पेड़ के फल खूब खाकर चले जाएंगे, पर आने वाली पीढ़ी के लिए केवल झाड़ झंखाड़ ही बच पाएंगे। संस्कारों के बीज बोएं। हमें बचपन से लेकर 55 तक अपने हाथ में एक माला जरूर ले लेनी चाहिए, और वो है संस्कारों की माला। लोग सोने की चैन पहनते हैं, समझते हैं हम बड़े ठरकेदार आदमी हैं। मैं कहूँगा भाई,
गले में सोने की नहीं, संस्कारों की चैन पहनो, अच्छे संस्कारों की माला पहनो। जहाँ पर अच्छे संस्कार होते हैं वे लोग केवल कमीज पहन करके भी समाज में जाते हैं, तब भी 10 लोग कहते हैं पधारिए साहब, आगे पधार करके बैठिए, क्योंकि उनके पास सोने की चैन भले ही ना हो पर संस्कारों की चैन उनके पास ज़रूर हुआ करती है। कल जैसे कि आप कह रहे थे ना मुझे, नवरत्न प्रभु, इन्होंने कल बताया कि हम 125 साल पहले यहाँ आए थे शहर में। तो भाई 125 साल पहले आए होंगे, पर वो कहते हैं आज भी लोग हमें कभी कभी गांव वाला कह देते हैं कि भाई गांव से ये लोग आए हैं, तुम गांव वाले कहलाओ या शहर वाले कहलाओ, पर तुम्हारी जो इज्जत है, जो गरिमा है, जो स्थान है, वो आपके संस्कारों की बदौलत है। संस्कार होंगे तो आप मंदिर भी जाएंगे, संस्कार नहीं है तो केवल दुकान ही नजर आएगी। संस्कार होंगे तो सुबह उठ करके मम्मी पापा के पांव छूना भी याद आएगा, और अगर संस्कार नहीं है तो सुबह उठ करके केवल अखबार पकड़ना याद आएगा। अगर संस्कार है तो सुबह उठ करके स्नान करना याद आएगा, और अगर संस्कार नहीं है तो दोपहर में 2 बजे तक भी घूमते रहोगे। संस्कार अगर है घर में तो भाई भाई गले लगोगे, और संस्कार अगर ना मिल पाए तो भाई भाई को देखते ही झगड़ना शुरू कर देगा। संस्कार अगर होंगे तो बही खाते में केवल इतना नहीं लिखोगे शुभ लाभ, बल्कि संस्कार अगर अच्छे मिलेंगे तो अपने बही खाते में शुभ खर्च का भी खाता जरूर खोलोगे। केवल शुभ लाभ नहीं बल्कि शुभ खर्च। अगर अच्छे संस्कार मिल पाए हैं तभी आप शुभ खर्च का खाता खोलेंगे, नहीं तो मैं भरूं, मारो माल भरूं, मारा बैंक बैलेंस भरूं, और 4 प्लॉट खरीदता हूं, और 2 मकान बनाता हूं, और ये और अपनी शानदार लग्जरी कार खरीदता हूं, केवल यही सब भौतिक वस्तुएं खरीदना ही हमें याद आएंगे। पर जिनमें अच्छे संस्कार होंगे वो सोचेंगे कि मैं केवल मेरे लिए ही प्लॉट न खरीदूं, बल्कि दीन दयालुता के लिए भी मैं अपनी ओर से कुछ न कुछ समर्पण अवश्य करूं। तो वहाँ पर दया, दान, करुणा के संस्कार रहेंगे। जहाँ संस्कार अच्छे मिलेंगे वो अपने घर में चलने वाली चींटी को भी बचाएगा। ये सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है संस्कार की। घर में दादी सा कमर दुख रही है और बेटी की बहू कहती है मैं तो किट्टी पार्टी में जाती हूँ, पर जहाँ संस्कार होंगे वहाँ सहेली का फ़ोन आएगा, किट्टी पार्टी का टाइम हो गया, दीदी माफ़ करो आज मेरे मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। अरे वो नुकसान हो जाएगा ना, वहाँ तेरा देख ये है वो है। अरे मैं तेरे नुकसान की चिंता करूं या मेरे घर के नुकसान की चिंता करूं? संस्कार जहां होंगे वहां पहले वो अपने कर्तव्य को प्रमुखता देगी, और जहां संस्कार नहीं होंगे वहां केवल मटरगस्ती को ही महत्व दिया जाएगा। संस्कार पहली क्लास से लेकर MBA तक, आप 4 साल के हैं कि 40 साल के या 100 साल के, संस्कारों की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई रहती है। संस्कार गरिमापूर्ण होने चाहिए। युग परिवर्तन हो रहा है, तुम भी बदलो। ये कतई नहीं कहूंगा कि पुरानी बिना जरूरत की बातों को ढोते रहो, पर अपनी पुरानी गरिमाओं को मत भूलो। उन गरिमाओं को, उन मर्यादाओं को कभी मत भूलो जिससे आपके परिवार का, आपका गौरव बढ़ता है। हमें पहनावे पर ध्यान देना होगा। हमें हमारे घर के चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, वो कब जाते हैं और समय पर आते हैं कि नहीं आते, हमें इस संस्कार पर ध्यान देना होगा। हमें इस संस्कार पर ध्यान देना होगा कि मेरे बेटे के दोस्त कौन से हैं। अगर वो गलत संगत वाले हो जाएंगे तो उनकी गलत संगत से खराब कौन होगा? कौन खराब होगा? हमारा बेटा खराब होगा। और अगर हमारा बेटा खराब निकल जाएगा तो हमारा पूरा परिवार टेंशन में आ जाएगा। युवक उलझ रहे हैं व्यसन में और युवतियां उलझ रही है फैशन में, पूरा परिवार आ रहा है टेंशन में।